सबसे पहले हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि इस नाचीज़ को आपने इस मुद्दे के लिए याद किया। जितनी जानकारी मुझे है कि जिस तरीके से जब आप कभी किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं, कंपटीशन में बैठते हैं, जब आप कंपटीशन निकालते हैं तो आपके शुरू से जितने सर्टिफिकेट हैं, मैट्रिकुलेशन का, इंटरमीडिएट का, ग्रेजुएशन का, सारे सर्टिफिकेट की जांच होती है। उसी तरीके से आप किसी प्रॉपर्टी को ख़रीद लेना और उस पर कब्ज़ा कर लेना, उससे ज़मीन आपकी नहीं होती है। ज़मीन आपके पास आई कहाँ से? जब आप उस ज़मीन की तहकीकात में जाएंगे तो उसके लिए खतियान होता है। उसके पहले जब आप जाएंगे तो 1956 में जब गवर्नमेंट ने जब ज़मींदारी गवर्नमेंट पर वेस्ट हुई तो जो ज़मींदार थे, जो नवाब थे, उन्होंने उस ज़मीन का रिटर्न क्या सरकार को दिया। तो ज़मीन आपको नट सेल में ये बताया कि आप खतियान जो होता है उसमें एकदम क्लियर कट मामला रहता है कि ज़मीन किस तरह की है और किसकी है, नेचर क्या है ज़मीन का। वो ख़ास महल की ज़मीन है, कैसर हिंद की ज़मीन है, आम गुर्म ज़रूआ है, ख़ास गुर्म ज़रूआ है, इस तरह की जब उसमें कब्रिस्तान है कि नहीं, उसमें मस्जिद है कि नहीं, उसमें मंदिर है कि नहीं, इस तरह की चीज़ों का इंडिकेशन होता है। दूसरा डॉक्यूमेंट्स होता है नक्शा, जो बिहार में एक ही ऑफिस है यहाँ गुलजार बाग में, सर्वे ऑफिस, और जहाँ से नक्शा निकलता है तो उसके माध्यम से ये पता चलता है कि ज़मीन कितनी है और कहाँ है। उसके बाद से बहुत जगह 2 सर्वे हुए। एक सर्वे हुए क्रस्टल सर्वे, कर्मिक खतियान जिसको बोलते हैं। दूसरा सर्वे हुए है नगर निगम का सर्वे हुआ है, म्युनिसिपल सर्वे। तो उस सर्वे से होल्डिंग नंबर तय होती है और जो देहात की ज़मीनें हैं उससे थाना नंबर तय होता है। उसके बाद से आपको ये बताना पड़ेगा कि खतियान के बाद से ज़मीन कितनी बार ट्रांसफ़र हुई आपके पास आई है। सारे डॉक्यूमेंट्स की डिटेल चाहिए। आप हमको ये बताइए कि आप बताइएगा कि हम फलाने आदमी के पोता हैं, तो ये सामने वाला पूछेगा ना कि उनको कितना बेटा था, फिर वो कितने भाई थे, उसी तरह से ज़मीन की भी वंशावली होती है। पहले खेवट था, खेवट से तौजी बना, तौजी से खाता बना, खाता से खिसरा बना। इन सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए जो आम आदमी नहीं जानता है। अब तो सारी चीज़ें गूगल पे है, आपको जानना चाहिए, आपको समझना चाहिए, और हम आपको इस चीज़ से आगाह करना चाहते हैं कि इन चीज़ों पर लगातार काउंसलिंग नहीं हुई तो एक बड़ा फसाद होगा। इसलिए हर आदमी को जिस ज़मीन पे दावेदारी करता है या उसकी है, उसका पुख्ता दस्तावेज उसके पास होना चाहिए, और इसके लिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी सरकार के पास है। सारे चीज़ों का डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स होता है वो सरकार के पास है। हमने बहुत सारे दस्तावेज आपको 1890 के 130 साल, 135 साल, 140 साल पुराना रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट जो है मैंने जिला से मंगाया। तो इसलिए ये कतई इससे मैंने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट के पास है, रिकॉर्ड रूम में है। उसके लिए एक पर्चा होता है, एक फोलियो होता है, डालिए, टाइम टेकिंग है, उसको खोजना पड़ता है और वो चीज़ें निकल जाएगी। सरकार ये चाहती है कि जितने दस्तावेज ज़मीन से रिलेटेड हैं सबको ऑनलाइन कर दिया जाए, उसका सीमांकन कर दिया जाए, उसका बंटवारा कर दिया जाए। नीतीश कुमार जी तो चाहते हैं कि भाई 4 भाई की ज़मीन है, पहले आप आपस में बंटवारा कर लीजिए तभी बिकेगा, नहीं तो पता चला कि आप भी कहीं का जब आगे का बेच दिए, कोई पीछे का बेच दिया, हमेशा डिस्प्यूट पैदा होता रहा। तो इसलिए सरकार इस पर पूरी तरीके से सजग है। वो चाहती है कि जो आपसी मामले हैं, और हम आपको ये भी बता दें अभी तक सर्वे नहीं हुआ है तो क्राइम का जो रेशियो है वो मैक्सिमम क्राइम जो है ज़मीन से रिलेटेड है। तो सर्वे अगर साफ सुथरा होता है, इसको बड़ा समझाने, बताने, लीगल तरीके से, टेक्निकल तरीके से देखना है, तो आपके बहुत सारे मामला जो है लॉ एंड ऑर्डर के ख़त्म होंगे।
बिहार में जैसे कोसी का एरिया और बहुत सारे ऐसे एरिया हैं जहाँ पर ये है कि पानी का बहुत ज़्यादा वो होता है, जिसकी वजह से सारे डॉक्यूमेंट्स ख़त्म हो जाते हैं, लोगों की सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। तो ऐसे में वो लोग किस तरीके से अपनी ज़मीन के दस्तावेज पेश कर पाएंगे और किस तरीके से अपनी ज़मीन बचा पाएंगे? देखिए, इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार के रिकॉर्ड जो हैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट में नहीं होते हैं। सरकार के एक रिकॉर्ड स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। तो सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात ये रही कि आज भी ज़मीनी सतह पे अगर बैठ कर के उसको सुलझाया जाए कि ज़मीन किसके कब्ज़े में है, कितना दिन से जोत आबाद है, उसका आप रसीद दे रहे हैं कि नहीं। दो तरह की मालगुजारी होती है। गवर्नमेंट दो तरह से आपसे टैक्स लेती है। एक टैक्स वो लेती है जो ज़मीन का होता है, और दूसरा टैक्स वो होता है जैसे वहाँ नहर है तो नहर का भी टैक्स गवर्नमेंट लेती है, क्योंकि नहर गवर्नमेंट नहीं बनवाया है। नगर निगम है, ये भी गवर्नमेंट के अधीन, तो नगर निगम का भी टैक्स लेती है। इसलिए किसी भी ज़मीन पे दावेदारी करने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट्स कम भी हैं और उस ज़मीन पे दूसरे की दावेदारी नहीं है, आपका सर्वे होगा। इसीलिए उस सर्वे में है कि जो ज़मीन मालिक हैं वो स्पॉट पर जाएंगे, उसका चौहद्दी देंगे कि पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है। पूरा टाइम आपको दिया जा रहा है। इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक एक डॉक्यूमेंट्स आपको मिलेगा। अगर डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलता है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार के और भी कानूनी पहलू हैं, उनका पंचायती राज है। पंचायत लेवल पे उसको बैठ करके बात करना होगा, ब्लॉक लेवल पे बात करना होगा, किस तरह का टैक्सेशन आप दिया है, कितने दिन से नहीं दिया है। ये बहुत सारे प्रूफ आपके पास मिल जाएंगे। इसलिए सर्वे में हम ये चाहते हैं कि आम लोग इसमें मदद करें। जब पूरी तरीके से सर्वे हो जाएगा तो आपके एक एक डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में रहेंगे। कोई भी आपके प्रॉपर्टी को देख सकता है, समझ सकता है कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है। अभी तो सरकार ने किया है, आपके नाम से बिहार में कहीं भी कोई प्रॉपर्टी आप बेचेंगे या खरीदेंगे, कोई भी आदमी उस डिटेल्स को आसानी से तुरंत निकाल सकता है, चाहे बिहार के किसी कोने में खरीदे। तो बहुत सारी चीज़ें साफ हुई है। इससे आवाम को बहुत फ़ायदा मिलेगा और ये हमको उम्मीद है कि इससे सरकार को भी फ़ायदा होगा। और पूरी तरीके से जब सर्वे हो जाएगा, इससे आवाम को भी फ़ायदा मिलेगा और इससे तरक्की भी बिहार की होगी, क्राइम कंट्रोल भी होगा। जैसा कि आपने कहा कि सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो ज़मीन के सिलसिले में आते हैं। तो एक एक ज़मीन पर कई कई दावेदार होते हैं और कई कई मरतबा ज़मीनें बेची जाती हैं और एक उलझन का शिकार होते हैं कि ख़ानदान के लोग बार बार कभी इधर जाती है ज़मीन, कभी उधर जाती है, लेकिन डॉक्यूमेंट्री तौर पर उनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं होता। तो फिर उसका उनके लिए क्या सोल्यूशन होता है? देखिए, एक चीज़, ज़मीन की दावेदारी फर्जी तरीके से लोग करते हैं। इसमें इसमें दो तीन पहलू है इसका। ये समझिए, सरकार ने ये काम किया है कि हफ्ते में एक दिन सीईओ और जो स्थानीय पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं या एसएचओ होते हैं, वो बैठ कर के वहाँ काउंसलिंग करेंगे। सीईओ एक पावर है, जमाबंदी होता है, एलपीसी होता है, सेकंड पंजी होता है। तो जमाबंदी का मतलब कि आपकी रसीद पट्टा कट रही है, आपकी ज़मीन पे दावेदारी है। दूसरा मामला है कि उसका एलपीसी बनता है, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र की ज़मीन आपके कब्जे में है। उसके बाद से कहीं कोई दिक्कत होता है तो डीसी लैड होता है, भूमि उपसंहर्ता। उसके बाद से एडीएम रेवेन्यू होते हैं, डीएम होते हैं, कमिश्नर होते हैं, स्टेट में लैंड ट्रिब्यूनल है। सरकार ने एक एक जगह, मने पंचायत से लेके, प्रखंड से लेके, अनुमंडल से लेके, जिला से लेकर के स्टेट तक, ये पूरी तरीके से सिस्टम का जाल बिछा दिया है। इसलिए कोई भी गलत आदमी जमीन पे जब दावेदारी करता है तो वो ज़्यादा देर तक स्टैंड नहीं कर सकता है। उसको, उसके पेपर को गलत साबित किया जाएगा, एफएलसीएल से जांच किया जाएगा, उस पर एफआईआर का आदेश होगा, ज़मीन छोड़ के उसको भागना पड़ेगा। अच्छा, क्या पर्सन के हिसाब से क्या ज़मीन की कोई लिमिट है कि कोई कितनी भी रख सकता है या कोई अनलिमिटेड है? नहीं, पहले तो जो ज़मीन अधिग्रहण हुई उसमें लिमिट था 14 एकड़ का। 14 एकड़ आप रख सकते हैं ज़मीन। लेकिन आप इनकम जनरेट है, अगर आपका इनकम ज़्यादा है तो आप ज़मीन खरीद भी सकते हैं।
ये आपको राइट है, ये आपके पास पैसा, आपका इनकम है तो ज़मीन खरीद सकते हैं। हम आपको बताते चले, बड़े बड़े जो 100 साल से लोग कब्जा किए तो उनको ज़मीन छोड़ना पड़ा, भारत सरकार में मंत्री थे उनको ज़मीन छोड़ना पड़ा। तो ज़मीन रजिस्ट्री से नहीं होता है, रजिस्ट्री तो हमारा आपका एक एग्रीमेंट है। हम अपने भाई की ज़मीन आपको रजिस्ट्री कर दें तो कैसे होगी ये बताइए। तो इसलिए चीज़ों को थोड़ा नज़दीक से समझने की ज़रूरत है। आज के डेट में सारी चीज़ें ऑनलाइन अवेलेबल है और इन चीज़ों पे कानूनी पहलू से जब आप लड़ेंगे तो पहले वाला टाइम नहीं है कि आपको 10-10 साल 20-20 साल टाइटल लड़ना पड़ेगा। आपको कोर्ट में बाद में जाना है, पहले आप उस ज़मीन पर सीओ हैं। डिस्ट्रिक्ट में 3 अफसर हैं ज़मीन से रिलेटेड, सीओ, डीसीएलआर और डीएम, 3 ऑथोरिटी हैं। उससे पार कीजिएगा कमिश्नर है, फिर लैंड ट्रिब्यूनल है। तो इसलिए घबराने की कोई बात नहीं, तरीका आपको नहीं पता है। मैं आपको बता दूं कि लैंड के मामले में जितने केसेस हुए, वक्फ ट्रिब्यूनल से लेकर के सीओ के यहाँ, डीसीएलआर के यहाँ, डीएम के यहाँ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कोई केस नहीं जीता हमसे। जितने केसेस हुए कोई केस नहीं जीता। तो ये थोड़ा टेक्निकल चीज़ है, इनको इन सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। डॉक्यूमेंट्स, बिना डॉक्यूमेंट्स की ज़मीन नहीं, और टाइटल 100 साल बाद भी ख़त्म नहीं होता है। कोई कब्जा कर ले, कोई मकान बना ले, अगर उसका टाइटल नहीं है तो लास्ट में उसकी सारी चीज़ें चली जाएगी, मकान बनाया हुआ चला जाएगा। टाइटल जो है ना, एडवांस पोजीशन में टाइटल नहीं बदल सकती है। जिसकी जो चीज़, जिसका जो हक है उसी का है, वो दूसरे का नहीं हो सकता है। आपकी जानकारी में जिस तरीके से आप ज़मीनों के मामले में बहुत अंदर से चीज़ों को समझते हैं, और इस पर जब भी आपने प्रोग्राम किया बड़े विस्तार के साथ इस पर बात की है, तो मैं चाहूँगा जागृत इंडिया की जनता के साथ आप शेयर करना चाहेंगे जो आपके साथ मालूमात है, जिस तरीके से खाता खसरा किया है और रकबा वगैरह का जो है वो किस तरीके से, उसको थोड़ा समझाएंगे जो आम पब्लिक है उनके लिए। देखिए, 2 तरह की ज़मीनें लोगों के पास हैं। एक ज़मीनें वो हैं जो ख़ानदानी ज़मीन है, जो 100 साल 150 साल पहले से ज़मीनें हैं, जो खतियानी ज़मीन कहते हैं, जो रैयत की दी हुई ज़मींदारी प्रथा के वक्त से है। दूसरी ज़मीनें जो सेल परचेस की है। तो आपके माध्यम से ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सिर्फ ज़मीन पे कब्जे होने से उस ज़मीन को परचेस नहीं करें, खतियान से देखें कि उस ज़मीन किस स्टेज में और किसका कितना शेयर है। उसके बाद से आपसी बंटवारे के बाद, सहमति के बाद ही ज़मीन को सेल परचेस करें। अगर गलत तरीके से आप ज़मीन खरीद लीजिएगा, गलत ज़मीन खरीद लीजिएगा, तो आप पर चीटिंग का केस भी होगा और आपका पैसा भी जाएगा। तो इसलिए हम बताना ये चाहते हैं कि ज़मीन जब भी खरीदें तो खतियान के बाद 10 बार अगर डीड हुआ है तो 10 की कॉपी आपके पास चाहिए। आप हमको एक चीज़ बताइए, कोई गाड़ी हम खरीदते हैं, नई गाड़ी लिया, फिर आपको बेचा है तो आपके नाम से ट्रांसफ़र होगा, फिर तीसरे को बेचा, तीसरे के नाम से, फिर चौथे के नाम से, पाँचवें के नाम से, छठे के नाम से। उसी तरीके से ज़मीन का मामला है। ज़मीन जब खतियान से है तो जितनी बार ट्रांसफ़र हुआ, जितने लोगों ने लिया, उस सारे की डीड होना ज़रूरी है। इसी वजह से जानकारी के अभाव में ये सारी चीज़ें होती हैं। और सबसे पहले ज़मीन लेने के पहले आप उसके पेपर देखने के बाद से रजिस्टर 2 में जा कर के नाम देखिए, ऑनलाइन चेक कीजिए कि रसीद किसके नाम से कट रहा है, जा करके अंचला अधिकारी क्या, इन सारी चीज़ों को पता कीजिए। स्पॉट में अगल बगल लोगों से जा करके पूछिए कि ज़मीन इनके कब्जे में है। लोग, ये देहात में तो इस तरह की गलतियां कम होती है, शहर में इस तरह का डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ ये भी बता दें कि ऐसा भी कई बार हुआ है कि खतियान में आपके दादा का नाम है और आपके फादर ने उसको बेच दिया, सामने वाले ने उसका दाखिल खारिज नहीं करा। दाखिल खारिज नटसेल में आपके लैंग्वेज में ये कहते हैं, दाखिल का मतलब कि मैंने परचेस किया तो हम दाखिल हो गए उसमें, और आपने बेचा तो वहाँ से खारिज हो गया। तो ये सरकार के रिकॉर्ड में आएगा। और कोई भी किसी आदमी की ज़मीन आज के डेट में भी रजिस्ट्री कर देता है, लेकिन ये समझिए कि वो रेवेन्यू का मामला है, उसको कर सकता है, लेकिन जब जांच पड़ताल होगा तो उसको टाइटल नहीं माना जाएगा। रजिस्ट्री, आप कोई चीज़ को खरीद लेंगे तो आपको ये बताना चाहिए कि जो चीज़ आप खरीद रहे हैं उसको पूरी तरीके से आपको जानकारी लेनी है,
पेपर के माध्यम से, अंचलाधिकारी के माध्यम से कि वो जिससे हम ले रहे हैं उसकी ज़मीन है या नहीं, उसका हक है या नहीं है, तभी वो मान्य होगा। अगर आप दो भाई हैं और एक भाई की ज़मीन, दोनों एक भाई से दोनों का शेयर जब ले लेंगे तो आपका पैसा इसमें डूब जाएगा। इससे ज़मीन सोच समझ के खरीदें। और जाहिर सी बात है कि सारी चीज़ें ऑनलाइन हैं, आप पता करें। उस पर ऑलरेडी टोल फ्री नंबर विभाग ने जनरेट किया है, उससे पता करें। अंचलाधिकारी कैंप लगाते हैं, उससे पता चले। एक दिन सीओ और इंस्पेक्टर बैठते हैं, उसमें पता करें। तो हर तरह की चीज़ें आपके पास मुहैया है। आप कंफर्म करके, जब आप सोना खरीदने जाते हैं तो आप कितनी बार पता करते हैं चीज़ों को समझ। उसी तरह से ज़मीन उससे ज़्यादा अवेलेबल है। आप बिना जाने समझे ज़मीन को नहीं खरीदें, जान सोच समझ करके ज़मीन को खरीदें, नहीं तो आप परेशानी में फंस सकते हैं, आपका पैसा फंस सकता है, आप पर केसेस हो सकते हैं। इस तरह की चीज़ों से बचें। ज़मीन से रिलेटेड लाखों करोड़ों में केसेस हैं, और ये जब इस सर्विस शुरू होने वाला है तो इससे उस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, केसेस तो कोई किसी पे कर सकता है। जिस केसेस में, चाहे वो लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, अगर उस पर स्टे ऑर्डर नहीं है तो उस केस करने का कोई मतलब नहीं है। आप किसी ज़मीन पर, आप सिविल कोर्ट से हार गए, आप हाई कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट से हार गए, सुप्रीम कोर्ट में चले गए, इस तरह केसेस चलते रहेंगे। तो इसलिए जब तक उस पर इंजेक्शन नहीं लगता है, कोई स्टे नहीं लगता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाए, हाई कोर्ट में जाए, उस ज़मीन से कोई लेना देना नहीं। जब तक जो ऑर्डर उस पर हो जाएगा, ऑर्डर के बाद जिसके फेवर में होगा, जिला प्रशासन की जवाबदेही होगी कि उसके फेवर में उसको मदद करना, उसको ज़मीन हासिल करना हो, चाहे ज़मीन का रसीद काटना हो, चाहे किसी तरह के मामला थे, उसमें वो मदद होगा। लेकिन जब तक किसी कोर्ट में जाने से कोई लेना देना नहीं है। जब तक स्टे इंजेक्शन नहीं लगेगा तो आप कोर्ट का हवाला देने का कोई मतलब नहीं, उससे सर्वे से कोई लेना देना नहीं है। जिस पर स्टे है, इंजेक्शन है या किसी तरह का इंटीम ऑर्डर है, उसके बाद ही उसको माना जाएगा। कई बार सर्वे हो चुके हैं, लेकिन क्या इस बार लगता है कि क्लियर कट एक ज़मीन का फाइनली वो निकल जाएगा कि किसकी क्या ज़मीन है? क्या उसके बाद भी कुछ मामले फंस सकते हैं, इसमें कुछ कमी है? देखिए, मामले तो ज़मीन है तो रहेगी ही। मामला है कि सरकार नई टेक्नोलॉजी से ये सर्वे करा रही है और सारी चीज़ों को ट्रांसपेरेंट कर रही है। जितने दस्तावेज हैं, जितने मामलात हैं, सबको ऑनलाइन कर रही है। सरकार की मंशा एकदम साफ है कि जिसकी जो चीज़ है उसी की है। अब कोई दाव पेच करता है, कोई कानूनी पहलू है, तो जब तक कोई ऑर्डर नहीं आता है, चाहे वो सीओ के कोर्ट का ऑर्डर हो, डीसीएलआर के कोर्ट का ऑर्डर हो, एडीएम रेवेन्यू के कोर्ट का ऑर्डर हो, लैंड ट्रिब्यूनल के कोर्ट का ऑर्डर हो, तब तक उसको नहीं माना जाएगा। तब तक सब इस तरह की चीज़ें तो होती रहेगी, लेकिन उससे सर्वे पे कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ेगा जब तक कोई रोक न लगा हो। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जागृत इंडिया के साथ अपना टाइम दिया और आम लोगों के लिए एक बड़ी मालूमात फराहम की है। धन्यवाद।